हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शियल बैंकिंग के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि एक स्टूडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट किया था। तो इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। आपके भी अगर कोई सजेशंस हैं या टॉपिक्स है जो आपको नहीं समझ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज हम कमर्शियल बैंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये RTMNU यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेमेस्टर 4th के मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक है। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी से हैं और आपके किसी और सेमेस्टर में भी ये चीज़ इंक्लूड है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है और आपका कौन सा सेमेस्टर है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कमर्शियल बैंकिंग होता क्या है। कमर्शियल बैंकिंग यानी कि एक ऐसा बैंक जो कि इसलिए वर्क कर रहा है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। कमर्शियल बैंकिंग ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस यानी कि पैसों की लेन देन होती है, पैसों का काम होता है जहाँ पे। कमर्शियल बैंक जनरली प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, यानी कि ये बैंक्स प्रॉफिट कमाना चाहती है। अभी कमर्शियल बैंकिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि ये कहाँ से शुरू हुआ कमर्शियल बैंकिंग। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बहुत पहले मर्चेंट्स हुआ करते थे। मर्चेंट्स यानी क्या कि जैसे जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है हमारी, तो उसके लिए पैसों का रेमिटेंस लगता था, यानी पैसों का लेन देन लगता था। मतलब ही एक जगह रेमिटेंस यानी क्या, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। किसको? मनी को। रेमिटेंस ऑफ मनी यानी कि एक जगह से दूसरे जगह आपको मनी पहुंचाना पड़ता था कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है तो। जैसे आपको अगर गेहूँ लाने हैं कहीं से तो आपको गेहूँ के बदले पैसे देना है, तो यहाँ से अगर आप गेहूँ के खेत तक जाओगे और वहाँ से गेहूँ खरीदोगे तो यहाँ से वहाँ आपको पैसे भी तो ले जाने पड़ेंगे। तो वही रेमिटेंस ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती थी। और उस वक्त क्या हुआ करता था, मेटेलिक मनी हुआ करता था। मतलब मेटल के जो कॉइन्स वगैरह होते थे ना, तो वो वैसे मनी हुआ करता था। अब उसको ट्रांसपोर्ट कराना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इतने सारे कॉइन्स को आपको इधर से उधर तक लेके जाना है। मतलब जहाँ गेहूँ आप खरीदने जा रहे हो वहाँ तक आपको उतने मेटेलिक मनी लेके जाना, तो उसमें बहुत सारा खतरा होता था कि कुछ गिर जाए मनी या चोरी हो जाए मनी। तो इसीलिए उस वक्त जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, यानी कि ऐसे ट्रेडर्स जिनका ना रेपुटेशन बहुत अच्छा होता था मार्केट में, उनके पास मतलब ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है, तो इनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा होता है कि हाँ, अगर इनसे अगर पैसा मिले तो पैसा अगर बाद में भी मिलना हो तो मिल जाएगा, इनके पास है इतने पैसे, इसकी रेपुटेशन होती थी। तो उन लोग क्या करते थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया कि वो लोग ना डॉक्यूमेंट इशू करना स्टार्ट कर दिए। यानी कि अगर आपको जाना है गेहूँ खरीदने और आप इतने सारे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो मेटेलिक कॉइन, तो आप जाओगे उस मर्चेंट के पास, आप उनसे एक डॉक्यूमेंट इशू करवा के लोगे और उस पर वो उतने मनी का आपको डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। तो ये जो है ना, ये हुंडी का काम करता था, यानी कि एक लेटर ऑफ ट्रांसफ़र। तो उस वक्त ये बैंकर हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त कमर्शियल बैंकिंग नहीं हुआ करती थी। तो ये मर्चेंट जो थे ये हमारे पहले बैंकर थे, यानी इस जो डॉक्यूमेंट जो इशू करते थे वो मर्चेंट, उसके भरोसे पे आपको गेहूँ मिल सकता था। तो इस तरीके से जो भी जिसने ये डॉक्यूमेंट बनवाया है, यानी कि जो भी ड्रॉवर है हुंडी का, उनके इसमें से ये जो भी जितना भी मनी आपको देना है वो अमाउंट डेबिट हो जाता था। और जो भी बियरर ऑफ हुंडी है, मतलब जिसको आपने वो लेटर ऑफ ट्रांसफ़र दिया है, यानी इस केस में अपने एग्जांपल में हम वो गेहूँ वाले को वो डॉक्यूमेंट थमाएंगे और उससे गेहूँ ले लेंगे, तो वो बन गया बेयरर ऑफ हुंडी। अब वो जो बेयरर है वो जाके बैंक से, यानी कि उस पर्सन से उतनी अमाउंट कलेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट बैंक था मर्चेंट। उसके बाद आए गोल्ड स्मिथ। अब गोल्ड स्मिथ की क्या कहानी है, तो गोल्ड स्मिथ कैसे बैंक का काम करते थे। उस वक्त जो मनी होती थी वो उस वक्त गोल्ड और सिल्वर की हुआ करती थी, मतलब गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स वगैरह हुआ करते थे। और गोल्ड स्मिथ भी क्या काम करता है, वो उसका भी काम प्रीशियस मेटल्स में ही काम करना होता है।
तो उन्होंने लोग क्या करते थे कि उनका जो मनी है वो क्योंकि बहुत प्रीशियस है, गोल्ड सिल्वर का है, तो इसीलिए वो सारे बुलियंस और कॉइन्स जो है वो ले जाके गोल्डस्मिथ के पास जमा कर देते थे, ताकि वो अच्छे से उसको कस्टडी में रख सके, सेफ गार्ड करके रख सके उसको। अब ये बहुत कॉमन होने लग गया कि लोग गोल्डस्मिथ के पास जाते थे। गोल्डस्मिथ यानी कि सोनार, जो गोल्ड ये जो ज्वेलरी वगैरह के काम करते हैं ना, तो उनके पास जाते थे लोग और अपने अपने जो भी गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन जो भी है वो वहाँ पे जमा करते थे, अपनी मनी उनके पास रखते थे ताकि वो सेफ़ रह सके। तो इसीलिए मतलब हम भी क्या करते हैं, आज के मॉडर्न बैंकिंग में भी यही होता है, हमारे पास जो एक्सेस मनी है वो हम बैंक में जाके जमा कर देते हैं। तो गोल्डस्मिथ क्या करने लगे, ये जो हमारा मनी है उसको सेफगार्ड करने के लिए जो उन्होंने सेफ कीपिंग रखा हुआ है, उसकी सर्विसेज जो दे रहे हैं वो सेफली रखने की, उस पे वो चार्जेस लगाने लगे, यानी कुछ चार्जेस वो लोगों से लेने लगे। तो ये था सेकंड टाइप ऑफ बैंक जो उस वक्त था। मतलब ये एंशियंट बात है, ये हिस्ट्री की बात है, उस वक्त के बैंक की बात है। फिर धीरे धीरे और मॉडर्नाइजेशन होने लगा, फिर गोल्डस्मिथ नोट्स आने लगे। अब ये क्या है, ये बैंकिंग में एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसमें क्या होता था कि लोग जैसे जाते थे ना गोल्डस्मिथ के पास अपने गोल्ड सिल्वर कॉइन्स रखने के लिए, तो उसके बदले में गोल्डस्मिथ उनको एक नोट देता था, यानी एक रिसिप्ट देता था। मतलब तुमने इतना इतना कॉइन हमारे यहाँ डिपॉजिट किया है, उस चीज़ की एक रिसीट देता था। अब वो जो भी नोट है, गोल्डस्मिथ नोट या वो रिसीट, तो वो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरह यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि अगर आप गेहूँ खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आपने गेहूँ लिया और आपने वो जो गोल्डस्मिथ का नोट है, यानी जो आपने डिपॉजिट किया, आपने जो भी कॉइन डिपॉजिट किया था गोल्डस्मिथ के पास, उसका जो रिसीट है वो आप गेहूँ वाले को दे सकते हो। तो वो रिसीट को ले जाके वो उससे अपना पैसा ले सकता है और आपने पहले ही यहाँ से गेहूँ ले लिया, आपको कॉइन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट डेवलपमेंट आया। इसके बाद जो मनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट था वो है मनी लेंडर। तो अब जो गोल्डस्मिथ थे ये मनी लेंडर बन गए। मनी लेंडर यानी क्या हुआ इस डेवलपमेंट में, तो जो गोल्डस्मिथ के पास लोग जाते थे ना पैसे लेके कि हाँ, पैसे रखने के लिए वहाँ पे जाया करते थे लोग, तो अपने अपने कॉइन्स सब लेके जाते थे, वहाँ पे डिपॉजिट कर देते थे। अब उसके पास यानी गोल्डस्मिथ के पास तो काफ़ी सारे कॉइन्स जमा हो जाते थे। अब उसको लगा कि इतने सारे कॉइन्स इकट्ठे करके रखना ये ज़रूरी नहीं है, इनमें से कुछ कॉइन्स मैं लोगों को लोन के तौर पे भी दे सकता हूँ। तो उसने क्या किया, जो लोगों ने डिपॉजिट किया था उसके पास, वही वो दूसरों को लोन देने लगा। मतलब सब पूरा 100% अमाउंट लोन पे नहीं दिया उसने, थोड़ा थोड़ा लोन देता था, उस पे जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो भी उसके पास जमा होने लगा। अपने पास वो उतना अमाउंट ऑफ कॉइन रखता था ताकि जिन्होंने डिपॉजिट किया अगर वो वापस से विड्रॉ करने आए तो उनको वो वापस कर सकें। पर इस तरीके से मनी को वो सर्कुलेट करने लगा। तो आज की जो हमारी कमर्शियल बैंक है, आज जो हम बैंक वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे भी यही काम होता है। वो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है हम वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, यानी कि रिसीविंग डिपॉजिट, और अगर हमको लोन चाहिए हो तो वो भी हमको बैंक से मिल जाता है। तो ये सारे काम उस वक्त कौन सी बैंक करती थी, जो गोल्डस्मिथ थे वही मनी लेंडर बन के ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ करते थे। ये तो थी हिस्ट्री। बट आज जो हमारा मॉडर्न कमर्शियल बैंक है वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे काम करता है, वो अब हम देखते हैं। हमें काफ़ी सारे ऐसे कमर्शियल बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सारे बैंक कमर्शियल बैंक है। इनको ये एक प्रॉफिट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये लोन्स भी ग्रांट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, काफ़ी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की सर्विसेज देते हैं, और इस पे उनको प्रॉफिट कमाना होता है, यानी इनको अपना भी बिजनेस चलाना होता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कैनरा बैंक है तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों बनी है।
सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि इनको अपना जो इकोनॉमी में पैसा है, मतलब जो हर पर्टिकुलर पर्सन के पास जो पैसा है उसको उनको मोबिलाइज़ कराना है। मतलब कि अगर मुझे आज मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, उसमें से मुझे सिर्फ 10 रुपये की नीड है आज, बाकी 90 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो 90 रुपये को मैं डिपॉज़िट कर सकती हूँ बैंक में, और वही 90 रुपये जो मैंने डिपॉज़िट किए हैं उसमें से ही 70 या 60 रुपये वो जितना भी उनके हिसाब से उनको लगता है कि उन्हें लोन देना चाहिए, वो दूसरे किसी पर्सन को जिसको नीड है उसको वो लोन दे सकते हैं। इस तरीके से हमारी सेविंग्स जो है वो मोबिलाइज होती है, इस तरीके से सेविंग्स मोबिलाइज होती है। फिर है सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि वो कमर्शियल बैंक जिनको ज़रूरत है पैसों की उनको लोन्स और एडवांसेस दे पाए, ग्रांट कर पाए। थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ट्रेजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। फिर फोर्थ ऑब्जेक्टिव होता है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज, यानी कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपको पैसे पहुंचाने हैं, अगर जैसे आपको अगर रुपीज़ से डॉलर में पैसे कन्वर्ट करने हैं या डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करने हैं, तो ये सारे काम भी कमर्शियल बैंक्स करती हैं। फिर है टू प्रोवाइड कस्टडी सर्विसेज, आपको अगर कुछ मनी कस्टडी में रखना है तो वो भी प्रोवाइड करती हैं कमर्शियल बैंक्स। फिर सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव होता है कमर्शियल बैंक का कि वो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज दे पाएँ, जैसे कि सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, और कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी आपको कमर्शियल बैंक से मिलती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो आपको हायर परचेस एंड लीजिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं आइए जानते हैं। कमर्शियल बैंक यूँ तो 4 फंक्शंस मेजर है इनका। एक तो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सेकेंड है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, थर्ड है एजेंसी फंक्शन, और फोर्थ है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला तो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि बैंक कमर्शियल बैंक्स हम सबसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। हम जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास है, एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो जाके हम डिपॉजिट करते हैं, उसको वो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है। वो कितने प्रकार से एक्सेप्ट कर सकती है? पहले तो है कि वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कि जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं, मुझे उस 1 लाख रुपए का अभी कुछ काम नहीं है कुछ साल के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो 1 लाख रुपए ले जाकर कुछ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट कर सकती हूँ, और उस पर मुझको इंटरेस्ट मिलता है। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे बहुत हाई इंटरेस्ट मिलता है आपको, तो आप फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए उतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। वो फिक्स टाइम ख़त्म होने से पहले आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ये फिक्स टाइम 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, कितने भी साल का हो सकता है। तो आप उसको जाके आप अपना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करोगे उस फिक्स्ड पीरियड के लिए, और जब वो पीरियड ख़त्म होगा, यानी उस पीरियड के मैच्योरिटी पे आपको वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ डिपॉजिट होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। ये जो डिपॉजिट अकाउंट है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, तो उनके लिए क्योंकि उनको अक्सर पेमेंट काफ़ी नंबर ऑफ़ पेमेंट्स करने पड़ते हैं, काफ़ी ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली अकाउंट होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है कि अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह इनको नहीं मिलता है। फिर आते हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ये जो हम जैसे आम लोग होते हैं जो कि नॉर्मल सेविंग करते हैं थोड़ी बहुत अपने कमाई में से, उनके लिए होता है कि मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है हम उसको जाके वहाँ पे डिपॉजिट कर सकें। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है। यहाँ पे जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको टाइम का बंधन था कि इतने टाइम पीरियड तक आप निकाल नहीं सकते पैसे, वैसे सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में कुछ नहीं होता। आप चाहो तो कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो। चेक फैसिलिटी भी दी जाती है डिपॉजिटर्स को, तो चेक के थ्रू भी आप इसमें मतलब चेक भी आप किसी को प्रोवाइड कर सकते हो आपके अकाउंट से। फिर आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे कि फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट था कि आपने एक साथ 1 लाख रुपए लेके गए और फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैंने 2 साल के लिए समझो फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बना दिया, तो मेरे 1 लाख रुपए 2 साल के लिए वहाँ पे
डिपॉजिट हो गए, अब मुझको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा वहाँ से। बट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि मेरे पास एक साथ 1 लाख रुपए नहीं है, बट मुझे हर महीने 10,000 10,000 10,000 मिलते हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बना सकती हूँ। मतलब कि मैं हर महीने जाऊँगी 10,000 रुपये लेकर और उसको वहाँ पे सेव करते जाऊँगी। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, यानी कि फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है। तो एक फ़िक्स पीरियड डिसाइड किया जाता है, जैसे कि मंथली या फिर क्वार्टरली। वो पीरियड होने के बाद आपको एक अमाउंट जो भी तय की गई है वो वहाँ पे डिपॉज़िट करनी पड़ती है। जैसे कि अपने केस में क्या होता था, हर महीने में मैं 10,000 रुपये वहाँ पे जाके डिपॉज़िट कर रही थी। तो वैसे ही जितना भी अगर मैंने क्वार्टरली किया होता तो मतलब हर क्वार्टर के एंड में मैं जाके वहाँ पे 10,000 रुपये डिपॉज़िट करती, और जो मैच्योरिटी पे फिर मुझको वो सारा जितना भी मैंने डिपॉज़िट किया है वहाँ पे वो सारा इंटरेस्ट के साथ मुझको वापस मिलता। ये है फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में अंतर। फिक्स्ड में हम एक साथ 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और रिकरिंग में हमने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट में दिया। हमने एक मंथली इंस्टॉलमेंट पे किया है 10,000 का। तो ये था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इस तरीके से बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। फिर है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लोन्स कैसे बैंक, कमर्शियल बैंक लोन्स कितने प्रकार से दे सकती है। पहले तो वो मनी एट कॉल दे सकती है। मनी एट कॉल यानी क्या, एक ऐसा लोन है जो कि काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ लोन होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड, और कभी भी शॉर्ट नोटिस पे बैंक आपसे ये पैसा वापस मांग सकती है। ये जो लोन होता है वो 1 दिन से 14 दिन के लिए भी हो सकता है। ये जो लोन्स होते हैं ये जनरली दूसरे बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होते हैं, यानी एक बैंक दूसरे बैंक या एक बैंक दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मनी एट कॉल देती है। मतलब अगर आपको मनी की नीड है तो हम आज दे रहे हैं, बट हम जब भी मांगेंगे हमको ये मनी वापस होना, मतलब जैसे 1 से 14 दिन के अंदर हम जब भी मांगेंगे शॉर्ट नोटिस पे आपको वो मनी वापस करना पड़ेगा। ये है मनी एट कॉल नाम का लोन। नेक्स्ट लोन हमारे पास है कैश क्रेडिट। ये एक ऐसा टाइप ऑफ लोन है जो कि ऐसे बोरोवर्स को दिया जाता है जिनके पास करंट असेट्स होते हैं, और उनके करंट असेट के बदले में ये लोन उनको दिया जाता है, जैसे कि शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनके अगेंस्ट में उनको ये लोन दिया जाता है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। करेंट डिपॉजिट होल्डर्स को ये फैसिलिटी दी जाती है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का अर्थ क्या होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि आप अपने अकाउंट से, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो आप थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा भी आपके अकाउंट से निकाल सकते हो, बट उस पर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यानी कि आपके अकाउंट में अगर 10,000, अगर आपको 12,000 रुपये निकालने हैं आपके अकाउंट से और आपके अकाउंट में सिर्फ 11,000 है, तब भी आपको 12,000 निकालने की अनुमति मिलेगी अगर आपके पास करंट डिपॉजिट अकाउंट है और आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो। बट आपको वो अमाउंट बाद में बैंक को वापस करना ही है। मतलब 12,000 निकाले थे, आपके पास 11,000 ही थे आपके अकाउंट में, बट आपको 1,000 रुपये तो वापस करने ही हैं, साथ में इंटरेस्ट भी आपको चार्ज होगा बैंक की तरफ से। बिकॉज आपको अर्जेंटली 12,000 की नीड थी, इसीलिए बैंक ने तब आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू वो प्रोवाइड करवा दिए। ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसके बाद टर्म लोन्स ये क्या होता है, ये ऐसे लोन्स होते हैं जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं ये। इसकी जब भी मैच्योरिटी होती है तब आप पूरा अमाउंट, जो भी लोन का अमाउंट है और इंटरेस्ट है, वो एक साथ पे कर सकते हो, या तो फिर कई बार इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये लोन्स के टाइप हो गए। इतने टाइप ऑफ लोन्स आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाती है। अब थर्ड फंक्शन हमारे पास है एजेंसी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन आपको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहले रेमिटेंस ऑफ फंड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे? चेक से, ड्राफ्ट से। उसके बाद है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जैसे कि चेक कलेक्शन हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, इन सब का जो कलेक्शन होता है, या फिर पेमेंट भी करना रहा, अगर चेक से पेमेंट करना है तो ये सारे काम भी बैंक करती है।
इसलिए ये इसमें भी बैंक हमारी एजेंट बन जाती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हर महीने रेंट्स पे करना या इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर यानी कि हर बार होने वाले खर्चे हैं, इनको भी ये जो पीरियोडिक पेमेंट्स है ये भी बैंक्स एग्जीक्यूट करती है। तो इसमें भी बैंक हमारी एजेंट का काम करती है, यानी कि बैंक हमारे लिए कुछ काम करती है। कौन सा काम? हमारे जो पीरियोडिक पेमेंट्स है उसको फुलफिल करना। उसके बाद नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन कौन सा है? परचेसिंग एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन सारों का कोई परचेस और सेल के बारे में उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो वो भी काम बैंक हमारे लिए यानी कि कस्टमर के बिहाफ में करती है। बट बैंक कभी भी उनके कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस नहीं करती है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन से चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कभी भी बैंक खुद डिसाइड नहीं करती है। जो कस्टमर बोलेंगे वही बैंक करती है। और इन सब चीज़ों पे भी बैंक ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी चार्जेस लगाती है। फिर नेक्स्ट एजेंसी सर्विस क्या हो सकता है? नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स। अगर हमने कहीं के शेयर्स खरीद रखे हैं, उस पे जो भी हमको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है, मतलब डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, या हमने अगर डिबेंचर ले रखे हैं कहीं के और वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी बैंक हमारे लिए, हमारे बिहाफ में, कस्टमर के बिहाफ में कलेक्ट करती है। इसके बाद कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी दिए गए हैं, यानी कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, और एजेंसी फंक्शन के अलावा जो भी कुछ फैसिलिटीज़ कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाती है वो कौन कौन से हैं? पहला तो है लॉकर फैसिलिटी। काफ़ी सारे कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो कस्टमर्स उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस कस्टडी में, सेफ कस्टडी में उनके लॉकर्स में रख सकते हैं। फिर है ट्रैवलर्स चेक। अगर कोई कस्टमर को ट्रैवल करना है और उनको पैसों को भी ले जाना है, तो वहाँ पे पैसों की चोरी होने की बहुत संभावना होती है। तो ऐसे वक्त में ट्रैवलर्स चेक उनको काफ़ी मदद करता है। ऐसे कुछ ट्रैवलर्स चेक बैंक इशू करती है जो कि कस्टमर को बिना पैसों के भी ट्रैवल करने में हेल्प करती है, वो ट्रैवलर्स चेक के थ्रू। फिर थर्ड यूटिलिटी फंक्शन कौन सा है? लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है, यानी कि आप पैसा, अगर आपने, जैसे कि मैंने अगर आपसे उधार लिया है, ठीक है, तो अब मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट आप चेक कर सकते हो। मुझे उधार देने से पहले आप मेरा लेटर ऑफ क्रेडिट चेक करोगे, यानी क्या करोगे? यानी कि मेरी बैंक जो मुझको लेटर ऑफ क्रेडिट देगी उस पे से आपको पता चलेगा कि मेरी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। यानी कि मैं अगर आपसे 100 रुपये आज उधार ले रही हूँ, तो कल को जाके मैं आपको जो भी मैंने 100 रुपये लिए थे वो आपको वापस कर भी पाऊँगी या नहीं, वो आपको मेरे क्रेडिट वर्दीनेस से पता चलेगा। यानी मेरी क्षमता है क्या मैं उस उधार को वापस कर सकती हूँ फ्यूचर में या नहीं। फिर और कौन सा यूटिलिटी फंक्शन है? और है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, यानी कि जो कुछ गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट बॉडीज़ जब शेयर्स इशू करते हैं, सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, तो उनको कंपलसरी होता है कि कुछ परसेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी उनको रिसीव होना ही चाहिए। अगर वो उतना परसेंट उनको नहीं रिसीव होता है, तो इस केस में ये जो बैंक होते हैं ये हेल्प करते हैं उनकी सिक्योरिटीज़ खरीद के उनको उतना एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करवा देने के लिए। तो ये भी फंक्शन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक यानी कि क्या? यानी कि अगर आप जैसे कोई फेस्टिवल्स है या कोई भी फंक्शन है, बर्थडेज़ है, कुछ भी एनिवर्सरी है, तो उसमें अगर आपको पैसे देने हैं, आपको कुछ गिफ्ट नहीं देना है, आपको मनी देना है गिफ्ट में, तो इस केस में भी आप गिफ्ट चेक दे सकते हो। यानी कि आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल चेक्स आते हैं जो कि गिफ्ट के लिए होते हैं। तो इसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपीज़, 101 रुपीज़ ऐसे चेक भी होते हैं। तो ये भी आप दे सकते हो ऑस्पिशियस यानी कि पवित्र कुछ ओकेजन पे। उसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटी फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, यानी कि फॉरेन करेंसीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो भी यहाँ कमर्शियल बैंक से हो सकता है। तो ये भी यूटिलिटी फंक्शन हमको कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाती है।
तो इतने सारे काम एक कमर्शियल बैंक कर, तो ये आपको ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। आपको ये बहुत ही अच्छा सवाल इस पे बन सकता है एग्ज़ाम में कि आपको शायद सिर्फ इतना पूछ ले कि कमर्शियल बैंक के एजेंसी फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो आप उसमें लिस्ट डाउन कर सकते हो। इसके आगे का भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन द्वारा कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू सो मच।